is संध्या एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर। इससे पहले हम ऑलरेडी बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, AMLA एंड KYC गाइडलाइन एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ KYC, ये जो चैप्टर हैं ये हम कर चुके हैं। अगर आपने ये चैप्टर्स को गो थ्रू नहीं करा है तो काइंडली प्लीज़ ये चैप्टर भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ, दैट इज़ रिलेटिंग विद ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर। तो अगर मैं बात करूँ बैंक के पास, लेट्स से कि देयर इज़ अ पर्सन, ठीक है, देयर इज़ अ पर्सन एंड इनका नेम क्या है, ए पर्सन है, ठीक है। इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज लेनी है ना, कोई भी बैंकिंग या कैश डिपॉजिट करवाना है या चेक है ना, वॉट एवर, इन्होंने कोई बैंकिंग सर्विसेज लेनी है, उसके लिए इन्हें क्या है, अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा बैंक के पास जाके। तो यहाँ पे ये इसी के ऊपर जो आज का चैप्टर है हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन, क्या अकेला जो लिविंग पर्सन है, इंडिविजुअल है, क्या यही बैंक के पास अकाउंट ओपन करवा सकता है कि या कोई और भी पर्सन हैं जो एज अ कस्टमर बैंक के पास जाके अपना अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं। चैप्टर इज़ व्हाट, ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर। यही हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन है, इंडिविजुअल हैं, कंपनीज़ हैं, पार्टनरशिप फर्म हैं, क्लब्स हैं, एसोसिएशंस हैं, ठीक है, कि कौन कौन जो है बैंक के पास जाके अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं एंड क्या यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट रहता है ना, क्या उन्होंने यहाँ पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिनके साथ कंप्लाई करना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर के साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन कौन है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स जो बैंक के पास जाके अकाउंट ओपन करवाएंगे, इसमें हमें इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एट्सेट्रा, ट्रस्ट लाइक का ट्रस्ट हो गया, ठीक है, एसोसिएशंस हो गया, बॉडी ऑफ पर्सन्स हो गया, ये जो है अकाउंट ओपन करवा सकता है बैंक के पास जाके, ठीक है। While opening and in the conduct of account of these persons, the bank has to comply with the law applicable to each of them. एक जो साइमल्टेनियस या एक सिंगल जो लॉ है वो नहीं एप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल के केस में अलग यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे, पार्टनरशिप फर्म के केस में अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे जो लॉ है जिसके साथ कंप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा हम ये जो चैप्टर है इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पर्सनल अकाउंट के साथ। हमने यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है टाइप ऑफ अकाउंट को। एक हमने यहाँ पे बताया है पर्सनल अकाउंट, एक अदर अकाउंट्स, ठीक है, एक पर्सनल अकाउंट, एक अदर अकाउंट्स, ठीक है, अदर इंडिविजुअल्स अकाउंट आप ऐसे भी बोल सकते हो। पर्सनल अकाउंट में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल, जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, अकाउंट ऑफ लिटरेट पर्सन्स एंड अकाउंट ऑफ ब्लाइंड पर्सन्स, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल्स जो हैं वो हम डील करेंगे पर्सनल अकाउंट में, ठीक है, इंडिविजुअल्स के जो अकाउंट है वो डील करेंगे पर्सनल अकाउंट में। अदर अकाउंट्स में बाकी सारे आ जाएंगे, आपका पार्टनरशिप फर्म, कंपनी आ जाएगा, एसोसिएशंस, ट्रस्ट, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, ये सारा आपका आ जाएगा अदर अकाउंट्स में, ठीक। तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे ये दोनों टाइप्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल के बारे में, है ना, कि अगर एज एन इंडिविजुअल है ना कोई पर्सन, अगर मुझे अपना अकाउंट जो है ओपन करवाना है बैंक के पास, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं जिनको मैं फुलफिल करके अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकती हूँ। लेट्स से कि मुझे SBI में अकाउंट ओपन करवाना है, तो क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि इंडिविजुअल मेजर एज का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब इनकैपेसिटेट नहीं होना चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, ठीक है। तो वो जो पर्सन है वो अकाउंट ओपन करवा सकता है। एन अकाउंट कैन बी ओपन फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल और फॉर 2 और मोर इंडिविजुअल्स ज्वाइंटली। एक सिंगल इंडिविजुअल का भी अकाउंट ओपन करा जा सकता है, एक से ज़्यादा पर्सनस भी जो है एज एन इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक वर्ड हमने यहाँ पे देखा, मेजर बाय एज। मेजर बाय एज का मतलब यहाँ पे क्या है, 18+, ठीक है, कि आपकी जो एज है कम से कम 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि अभी जो माइनर हैं वो भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, है ना, 10 साल तक के, 10 साल से जो कम हैं, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए 10 साल के जो कम यहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं वो भी क्या है अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मेजर बाय एज का मतलब रिलेटिंग टू व्हाट, कि जैसे मान लो लोन लेना है ना, लोन लेना है तो वो तो माइनर नहीं ना ले सकता। अगर लोन की फैसिलिटी लेनी है एज एन इंडिविजुअल तो वो केस के लिए पर्सन शुड नॉट बी माइनर, ठीक।
अगर मैं बात करूँ अकाउंट ओपन करवाना है तो यहाँ पे कोई भी पर्सन, चाहे माइनर भी हैं, एल्दो कि उनका अकाउंट जो है गार्जियन ऑपरेट करेंगे, ठीक है, माइनर जो है वो भी ऑपरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे क्यों लिखा है मेजर बाय एज, लेट्स से कि लोन है या कोई और इस तरीके की फैसिलिटी ली जा रही है जो माइनर को नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है, तो वो केस में इंडिविजुअल जो है मेजर एज का होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट जॉइंट अकाउंट होल्डर। तो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा पर्सन मिलके भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जॉइंटली भी अकाउंट को ऑपरेट करा जा सकता है, ठीक है। जब एक या एक से ज़्यादा बंदे मिलके अकाउंट ओपन करवाते हैं उसी को बोलते हैं जॉइंट अकाउंट। दोनों मिलके ओपन करवा रहे हैं उसी को बोलते हैं जॉइंट अकाउंट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है एनआरआई के रिलेशन में। मैंने आपको बोला कि कोई भी दो पर्सन मिलके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेट्स से कि ये दो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन जो है लेट्स से ये इंडिया में रहते हैं एंड ये जो है ये यूएसए में रहते हैं। क्या ये जॉइंटली अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, लेकिन जो इंडिया में रहता अगर पर्सन है वो इनका क्लोज रिलेटिव है तो, ठीक है, वो इनका क्लोज रिलेटिव है तो जो पर्सन इंडियन रेजिडेंट है अगर वो क्लोज रिलेटिव हुआ, जो पर्सन यूएसए में रहता है, एनआरआई हो गया ना, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गया, ठीक है, तो उनके साथ अकाउंट ओपन करवा सकता है, लेकिन अगर वो क्लोज रिलेटिव हुए तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब ये जो ज्वाइंट अकाउंट है ना, ज्वाइंट अकाउंट के केस में हमें यहाँ पे ये जो है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो है या ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं हम ज्वाइंट अकाउंट के रिलेशन में, ठीक है, क्लॉजेज हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट के रिलेशन में, लाइक ईदर सर्वाइवर क्लॉज, बोथ ज्वाइंटली, फॉर्मर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर। ईदर और सर्वाइवर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि दोनों में से कोई भी, है ना, दोनों में से कोई भी अकाउंट ऑपरेशन जो है वो कर सकता है, या अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो केस में सर्वाइवर। सारे ही केसेस में अगर डेथ का केस है तो सर्वाइवर फिर बाद में ऑपरेट करेगा अकाउंट को, ठीक है। बोथ ज्वाइंटली का मतलब कि दोनों मिलके ही अकाउंट जो है वो ऑपरेट करेंगे। फॉर्मर और सर्वाइवर का मतलब कि जो पहला पर्सन है, ठीक है, मान लो दो पर्सन है ए एंड बी, ठीक है, ये दोनों मिलके अकाउंट ओपन करवाया विद फॉर्मर सर्वाइवर क्लॉज, तो अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा? जब तक ए है ए ही करेगा, दोनों मिलके नहीं, ए ही करेगा। ए की अगर मान लो डेथ हो गई तो फिर बी जो है, फिर जो सर्वाइवर है वो ऑपरेट करेगा अकाउंट को, ठीक है। एनीवन और सर्वाइवर के केस में कोई भी करेगा, लेकिन अगर डेथ हो जाए तो वो केस में सर्वाइवर, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है डिफरेंट क्लॉजेज हैं जिनका यूज़ करा जाता है जब भी ज्वाइंट अकाउंट का केस रहता है तब, ठीक है। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर क्लेम, ठीक है। तो अगर तो ज्वाइंट अकाउंट का केस है, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट के केस में अगर डेथ हो जाए तो जो भी यहाँ पे सर्वाइवर होगा, जो भी यहाँ पे सर्वाइवर होगा, सारी अमाउंट वही पर्सन को मिलेगी, ठीक है। एंड राइट ऑफ सेट ऑफ जो है बैंक यूज़ नहीं कर सकते इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो यहाँ पे हमें तीन वर्ड जो है वो देखने को मिले। सबसे पहले देखने को मिला राइट ऑफ सेट ऑफ, है ना, फिर देखने को मिला इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है, एंड इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो तीनों ही वर्ड्स वन बाय वन करके समझते हैं, फिर आप लिंक कर पाओगे ये लाइन के साथ, ठीक है। राइट ऑफ सेट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली ये क्या है? राइट ऑफ सेट ऑफ, ठीक है, ये बेसिकली है क्या? ये बैंक का राइट है, ठीक है, ये बेसिकली है क्या? बैंक का राइट है। इन लेमैन्स लैंग्वेज अगर मैं सेट ऑफ की बात करूँ, जैसे मानो कि दो पर्सन है ए एंड बी, ए ने मान लो बी को 1500 रुपीज़ देने हैं एंड बी ने मान लो ए को कितने देने हैं? 1000 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। तो ए बोलेगा कि भाई मैंने तेरे को 1500 देने हैं, तूने मेरे को जो है 1000 रुपीज़ देने हैं, तो हम सेट ऑफ कर लेते हैं ना, अल्टीमेटली देख लेते हैं कि किसका अमाउंट किसके टूवर्ड्स ड्यू है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ए ने बी को 1500 रुपये देने हैं एंड लेने कितने हैं? 1000, तो यहाँ पे इन्होंने सेट ऑफ कर लिए 1000 एंड 500 जो यहाँ पे बचा वो यहाँ पे ए दे देगा किनको? बी को। दिस इज बेसिकली सेट ऑफ। अभी बैंक के केस में यहाँ पे अगर इसको रिलेट करके देखें सेम इसी एग्जाम्पल के साथ, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है ए, इनका क्या है? बैंक में डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है, एंड इन्होंने मान लो बैंक से क्या ले रखा है? कार लोन ले रखा है। इन्होंने क्या ले रखा है? कार लोन ले रखा है। लोन लिया है तो डेफिनेटली वो पे तो करना ही है ना, एंड यहाँ पे बैंक जो है अपना राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ करके जो यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट में पर्सन ए का पैसा है उसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कार लोन की रीपेमेंट के लिए, है ना। अगर इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है, नहीं पे करा गया, तो यहाँ पे ये पैसे को यूज़ करा जा सकता है,
ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, राइट ऑफ सेटअप। ये डिपॉजिट अकाउंट का पैसा बैंक ने देना है एंड लोन का पैसा कस्टमर ने देना है बैंक को, ठीक है। तो जिसका अमाउंट ड्यू है उसे यहाँ पे सेट ऑफ करा जाएगा, दैट इज बेसिकली नोन एज ए राइट ऑफ सेट ऑफ। जो राइट ऑफ सेट ऑफ है इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट ये एप्लीकेबल नहीं होगा इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी। जैसे मान लो कि 2 पर्सन है ए एंड बी, ठीक है, यही ए पर्सन की बात कर रही हूँ मैं। 2 पर्सन है ए एंड बी, इन्होंने क्या करवाया, इन्होंने ज्वाइंट अकाउंट, ये जो डिपॉजिट अकाउंट है ना ये ज्वाइंट अकाउंट है, ये जो डिपॉजिट अकाउंट है ये ज्वाइंट अकाउंट है। तो क्या बैंक इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट, लोन लिया किसने, अकेले ए ने, ये डेट है किसका, ए का, तो क्या बैंक ये केस में ये डिपॉजिट अकाउंट में से पैसा ले सकते हैं? इसका आंसर है नो। यही लिखा है ये लाइन में कि अगर यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट है तो अमाउंट ड्यू है इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, किसी एक पर्सन के टूवर्ड्स यहाँ पे जो अमाउंट है वो पर्सन की जो ड्यू है, तो वो केस में यहाँ पे राइट ऑफ सेट ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया। द नेक्स्ट इज अकाउंट ऑफ इलिटरेट पर्सन। तो इलिटरेट पर्सन जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता उनके लिए भी अकाउंट ओपन करा जाएगा, ठीक है। तो वो केस में यहाँ पे जो है प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है, ड्यू केयर जो है आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे सबसे पहले तो जो रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो क्लियरली समझाई जाएंगी इलिटरेट पर्सन को, जो उनसी भी लैंग्वेज उसे समझ में आती है, ठीक है। लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय देम, वो लैंग्वेज में उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बताई जाएंगी। एंड जब भी उन्होंने यहाँ पे पैसा निकलवाना है, बैंक में आके पैसा निकलवाना है, तो उन्हें पर्सनली आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मिसयूज़ हो सकता है, फ्रॉड जो है ये हमें देखने को मिल सकता है। तो जब भी उन्होंने पैसा निकलवाना है तो पर्सनली उन्हें जो बैंक है वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा विद पासबुक एवरी टाइम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमें पता है कि बैंक जो है डिफरेंट सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को अकॉर्डिंग टू देयर नीड, लाइक सेविंग अकाउंट की सर्विस, एफडी, रेकरिंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बैंक, है ना। लेकिन अगर मैं इलिटरेट पर्सन की बात करूँ ना, तो इलिटरेट पर्सन को करंट अकाउंट की जो सर्विसेज हैं ये नहीं मिलेंगी, ठीक है। करंट अकाउंट शुड नॉट बी ओपन इन द नेम ऑफ इलिटरेट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चेकबुक भी इशू नहीं होगी, क्योंकि इलिटरेट पर्सन है वो साइन भी नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है ये लिया जाएगा बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। फिर इसके अलावा पासपोर्ट साइज उनकी फोटोग्राफ जो है वो ली जाएगी। जब भी उन्होंने पैसा विड्रॉ करवाना है तो ओरल कंफर्मेशन लिया जाएगा वो पर्सन से, ठीक है। एंड जो इलिटरेट पर्सन है वो यहाँ पे अगर मान लो जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया, अगर इलिटरेट है वो भी तो जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने जो है ऊपर क्लॉजेस पढ़ी थी, ईदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवल, इस तरीके से, है ना। तो अगर इलिटरेट पर्सन है ये जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते विद ईदर और सर्वाइवर क्लॉज और लिटरेट पर्सन ओनली, ठीक है। ईदर और सर्वाइवर क्लॉज के साथ भी ये अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते कि दोनों में से कोई भी जो अकाउंट है वो ऑपरेट करे। तो जो लिटरेट पर्सन है डेफिनेटली वही ऑपरेट करेगा, है ना। तो दैट्स वाई ये जो ईदर सर्वाइवर है ये नहीं लगेगा, या फिर लिटरेट पर्सन ओनली, तो बिना उसकी परमिशन के, है ना, इलिटरेट पर्सन की परमिशन के हो सकता है लिटरेट पर्सन अपने आप ही जो पैसा है वो विड्रॉ करता जाए। तो यही कारण है जिसकी वजह से जो जॉइंट अकाउंट है ये 2 क्लॉजेस के साथ नहीं ओपन करा जाएगा इन केस ऑफ इलिटरेट पर्सन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज अबाउट ब्लाइंड पर्सन, जो देख नहीं सकते। तो इन केस ऑफ ब्लाइंड पर्सन ड्यू केयर जो है वो दी जाएगी जब भी अकाउंट ओपन करा जाएगा या जब भी डील करा जाएगा ब्लाइंड पर्सन्स के अकाउंट के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चांसेस ऑफ फ्रॉड जो है, चांसेस ऑफ चीटिंग जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंट ऑफ माइनर। तो मैंने आपको बोला कि जो माइनर है, माइनर जो 18 साल के कम के हैं, ठीक है। वैसे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर जो है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। माइनर इज वॉइड एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अगर मैं अकाउंट ओपनिंग की बात करूं तो अकाउंट ओपन करा जा सकता है माइनर के द्वारा, ठीक है। गार्जियन जो है वो अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, ठीक। अभी माइनर है कौन? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 जो है ये कहता है व्हेन द एज ऑफ मेच्योरिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय लॉ टू बी 18 ईयर, एनी पर्सन लेस देन द एज इवन बाय डे वुड बी माइनर इन लॉ, ठीक है। मान लो कि कोई पर्सन है ए,
ठीक है, ये मेजर होंगे लेट्स से 25 को, ठीक है, 25 ऑफ जुलाई को ये क्या होंगे, मेजर हो जाएंगे, मतलब 18 साल के हो जाएंगे 25 ऑफ जुलाई को, लेट्स से इनका बर्थडे है। ये चले गए बैंक के पास 24 ऑफ जुलाई को बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो 24 जुलाई को यहाँ पे ये माइनर ही कंसीडर करे जाएंगे, ठीक है। बैंक इनको बोलेंगे कि भाई आपको दोबारा से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, KYC नॉर्म हैं, ये सबमिट करवाने पड़ेंगे जब आप मेजर हो जाओगे, तो आप कल आके अकाउंट ओपन करवा लेना, ठीक है। तो वो केस में आप मेजर का अकाउंट ओपन करोगे। लेकिन अगर 24 ऑफ जुलाई को ओपन कर रहे हो तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इन केस ऑफ माइनर वही यहाँ पे फॉलो करे जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन 11 को ध्यान में रखिएगा कि सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग माइनर की डेफिनेशन क्या है, जो 18 साल के कम के हैं, ठीक है। जो यहाँ पे पर्सन्स 18 साल के कम के हैं वो माइनर कंसीडर करे जाएंगे, ठीक है। एंड माइनर का जो अकाउंट है वो गार्जियन जो है वो ऑपरेट करेगा, ठीक। देन गार्जियन में भी अभी ये जो गार्जियन है इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल गार्जियन जैसे पेरेंट्स हो गए, है ना, मदर फादर, ये टेस्टामेंट्री गार्जियन जहाँ पे नेचुरल गार्जियन ने किसी को अपॉइंट करा है अकॉर्डिंग टू देयर विल, उन्होंने बोला है कि भाई ये जो एक्स पर्सन है ना ये एज ए गार्जियन एक्ट करेगा मेरे बच्चे के लिए, तो वो हो गया टेस्टामेंट्री गार्जियन। जहाँ पे नेचुरल गार्जियन की विल के साथ, ठीक है, कब अपॉइंट करा जाता है गार्जियन, वो गार्जियन कहलाता है टेस्टामेंट्री गार्जियन। लीगल गार्जियन जो कोर्ट अपॉइंट करें, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज हैं गार्जियन की, नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन एंड लीगल गार्जियन। देन रूल्स फॉर ऑपरेशन ऑफ माइनर अकाउंट, तो अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं माइनर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है इन केस ऑफ माइनर्स अकाउंट। सबसे पहला, वो ओवरड्रॉन नहीं कर सकते। बैंक जो है नॉर्मली ओवरड्रॉन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को कि जितना बैलेंस है आप जो है अप टू अ लिमिट एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन माइनर को अलाउड नहीं है, ठीक है। सेक्शन 26 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ये कहता है कि जो माइनर है, माइनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ये ड्रॉ कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन वो लाइबल नहीं होंगे, ठीक है। पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, लेकिन हाँ वो ड्रॉ कर सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक। बैंक आर फ्री टू फिक्स द मिनिमम एज एट विच दे अलाउ माइनर। डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, कोई 10 साल से ज़्यादा का जो है यहाँ पे कोई चाइल्ड है उसके वो अकाउंट ओपन करवा सकता है, किसी बैंक की ये पॉलिसी है। कोई बैंक ने पॉलिसी निकाली जहाँ पे 8 साल की एज के जो बच्चे हैं वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। दे आर फ्री टू फिक्स द मिनिमम एज कि कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है बैंक के पास, ठीक है। ऑर्डिनरली बैलेंसेस जो हैं ये अकाउंट में एक लिमिट रहता है कि ये लिमिट से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डेथ हो जाए माइनर की तो यहाँ पे जो अकाउंट है वो डेफिनेटली गार्जियन ऑपरेट करेंगे, वो जो अकाउंट है उसे क्लोज करवाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मेजॉरिटी एज जो है, आप जब माइनर थे तब आपने अकाउंट ओपन करवाया, अभी आप मेजर एज के हो गए हो, 18 साल के हो गए हो, तो आपने फ्रेश यहाँ पे जो सिग्नेचर हैं, फोटोग्राफ जो है ना, KYC नॉर्म जो है उनके साथ कंप्लाई करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे गार्जियन की डेथ हो जाए, है ना, मान लो माइनॉरिटी के दौरान गार्जियन की डेथ हो जाए, तो वो केस में जब माइनर मेजर एज का हो जाएगा तब उसे यहाँ पे जो भी बैलेंस है वो अकाउंट में वो प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स ऑफ ऑपरेशंस हैं इन केस ऑफ अकाउंट ऑफ माइनर। देन नेक्स्ट इज अकाउंट ऑफ अदर कस्टमर। तो अभी हमने जो डिस्कस करा ये इंडिविजुअल अकाउंट्स या पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ उसके रिलेशन में था। अभी हम डिस्कस करेंगे अदर कस्टमर्स अकाउंट कि इनके अलावा इंडिविजुअल, ब्लाइंड पर्सन्स, इलिटरेट पर्सन्स, इनके अलावा और कौन है जो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो HUF इज बेसिकली व्हाट, जहाँ पे बिजनेस क्या हो, इनहेरिटेबल, है ना, कि आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर को आया, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर को आया, फिर ग्रैंडफादर को आया, फिर आपके फादर के पास आया, फिर आपके पास आया, दैट इज नोन एज इनहेरिटेबल, ठीक है। अगर यहाँ पे बिजनेस इनहेरिटेबल है वो केस में, है ना, जो HUF अकाउंट जो है ये ओपन करवाया जाता है बैंक के पास, ठीक। वेयर अ हिंदू डाइज लीविंग अ बिजनेस, तो जो भी उसके लीगल हायरर हैं उनके पास वो जो बिजनेस है वो चला जाता है, ठीक है। जो भी उनके यहाँ पे बच्चे होंगे वो को पार्टनर्स कहलाएंगे ये HUF बिजनेस में, ठीक है।
मेंबर जो है फैमिली के उन्हें को पार्टनर्स कहते हैं, एंड जो एल्डेस्ट मेल चाइल्ड होगा उसे कहते हैं कर्ता या मैनेजर। ये पहले था कि जो मेल चाइल्ड हैं वो ही एज ए कर्ता एक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है जो एल्डेस्ट फीमेल चाइल्ड भी होगा वो भी जो एज ए कर्ता जो है वो एक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर 2005 में अमेंडमेंट हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जिसमें ये बोला गया कि जो डॉटर्स हैं चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं उन्हें भी को पार्टनर्स रिकॉग्नाइज्ड करा जाएगा, एंड जो यहाँ पे एल्डेस्ट फीमेल मेंबर होगी वो भी एज ए कर्ता एक्ट कर सकती हैं इन एचयूएफ। पहले अकेले मेल मेंबर ही कर सकते थे एज ए कर्ता, लेकिन अभी जो फीमेल हैं वो भी एक्ट कर सकती हैं एज ए कर्ता इन एचयूएफ, ठीक है। जब भी अकाउंट ओपन करवाया जाएगा एचयूएफ के केस में कर्ता के नेम के ऊपर होगा साइन, जो है यहाँ पे जो भी एडल्ट मेंबर्स हैं 18+ हैं उन सभी के साइन जो है यहाँ पे लिए जाएंगे, लेकिन वो अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा? कर्ता ही करेगा, ठीक है। जो भी बिजनेस है एंसेस्ट्रल बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस के केस में जो लाइबिलिटी है को पार्टनर्स की, को पार्टनर्स कौन है? जो फैमिली मेंबर्स हैं, है ना। को पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि उनका शेयर कितना है, ठीक है। प्रॉपर्टी में उनका शेयर कितना है उसके ऊपर ही उनका लाइबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगा। कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है, कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। सो ये जो है रूल्स ऑफ ऑपरेशंस इन केस ऑफ एचयूएफ। अभी एचयूएफ अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं बैंक के पास जाके, तो क्या क्या यहाँ पे जो रूल्स हैं जब भी उन्होंने अकाउंट ओपन करवाना है, या इसके अलावा और क्या रूल्स हैं जिनके साथ कंप्लाई करना है। सबसे पहला तो कर्ता के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है लोन लेने की। इम्प्लाइड का मतलब बेसिकली क्या रहता है कि भाई ये जो चीज़ है ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। जैसे मान लो कि कोई पर्सन है जेड, ठीक है, पर्सन जेड ने यहाँ पे, पर्सन जेड की क्या है? शॉप है, ठीक है, ग्रॉसरी शॉप है लेट से। पर्सन जेड ने यहाँ पे किसको अपॉइंट करा? ए को अपॉइंट करा कि भाई तूने मैनेज करना है ये शॉप को, ठीक है, तूने सारा देखना है कि ये शॉप में ये सामान चाहिए, ये सब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सन ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने देखना है सब कुछ है। तो यहाँ पे लेट से कि सामान जो है ख़त्म हो गया, वो सामान को मंगवाना, मेंटेनेंस रखना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, या अगर कोई भी यहाँ पे अक्कर हो रही है प्रॉब्लम उसे रिजॉल्व करना, ये इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि इसने ही करनी है ये चीज़, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो यहाँ पे लोन के रिलेशन में जब भी लोन लिया जाएगा तो ये कर्ता ही ले सकता है, ठीक है, एचयूएफ के केस में कर्ता ही ले सकता है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसकी, ठीक है। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उन्हें सबमिट करवा के साथ सभी जो अडल्ट मेंबर हैं वो साइन करेंगे, एंड उनके बिहाफ के ऊपर कर्ता जो है यहाँ पे लोन लेंगे, ठीक है। No formal procedure for designated the कर्ता. It is advisable to obtain a declaration from all the adult members of the HUF कि ये जो पर्सन है ये कर्ता की तरह एक्ट करेगा। कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है कि भाई यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है या ऐसे, सिंपल डेक्लरेशन रहेगा। बाकी जो को पार्टनर्स हैं, अडल्ट मेंबर हैं, वो बताएंगे कि भाई ये जो पर्सन है ये एक्ट करेगा एज ए कर्ता, ठीक है। द कर्ता हैज़ पावर टू ट्रांसफर एन एसेट प्रोवाइडेड इट इज़ मेड फॉर लीगल नेसेसिटी और फॉर द बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। तो डेफिनेटली कर्ता के पास पावर है, वो यहाँ पे अगर उसे लगता है कि इट इज़ बेनिफिशियल, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट ये कंपलसरी है, तो वो केस में वो एसेट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जितने भी माइनर को पार्टनर्स हैं उनके जो नेम है वो प्रॉपरली उनका जो रिकॉर्ड है वो रखा जाएगा, एंड उनके जो गार्जियंस हैं वो साइन करेंगे उनके बिहाफ के ऊपर। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, जहाँ पे सारे को पार्टनर्स के साइन चाहिए वो तो अडल्ट मेंबर करेंगे, तो वो केस में जो गार्जियन है माइनर का वो यहाँ पे साइन करेगा, ठीक है। विड्रॉल ऑफ वन ऑफ द को पार्टनर डज नॉट पुट द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म इन जियोपार्डी। इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन चला जाए या आए तो उसका इम्पैक्ट एचयूएफ के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। द फर्म इज इन एग्जिस्टेंस, कोई रिस्क लॉस ऐसा फर्म को नहीं होगा, ठीक। द नेक्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ फर्म। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ फर्म में बेसिकली क्या है कि जो फर्म है एंड प्रोप्राइटर है वन एंड द सेम थिंग। नॉर्मली हम ऐसा कंसिडर करते हैं ना कि बिजनेस इज सेपरेट एंड जो भी उनके ओनर हैं वो सेपरेट हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरी कंसर्न ये वन एंड द सेम थिंग है, दोनों में कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, ठीक है।
Therefore, account of proprietorship firm can be treated as an account of individual, क्योंकि दोनों वन एंड द सेम थिंग है, इसी वजह से जो अकाउंट है उन्हें यहाँ पे जैसे हम इंडिविजुअल का अकाउंट ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है ऊपर के इंडिविजुअल के केस में जो है हम सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, है ना, लेकिन अगर यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो सेविंग अकाउंट ओपन नहीं होगा, करंट अकाउंट ही ओपन होगा, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप फर्म डज नॉट रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे कंपनीज होती हैं, है ना, एसोसिएशंस होती हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट, ये उन्होंने लेना होता है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है, ठीक है, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, नॉर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक। अभी क्या क्या रूल्स हैं अगर यहाँ पे अकाउंट ओपन करा जाता है प्रोप्राइटरशिप फर्म का, ठीक। सो जितने भी सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, अकाउंट ओपन करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे कौन साइन करेगा, प्रोप्राइटर, ठीक। प्रोप्राइटर हैज ऑल्सो सबमिट अ डिक्लेरेशन, प्रोप्राइटर मस्ट साइन ऑल द डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ द प्रोप्राइटरशिप फर्म, वन एंड द सेम थिंग है, फर्म के बिहाफ के ऊपर प्रोप्राइटर जो है सारे डॉक्यूमेंट साइन करेगा। चेक जो है वो भी किसके नेम के ऊपर यहाँ पे जो है साइन करे जाएंगे, प्रोप्राइटरशिप फर्म के नेम के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स ऑफ ऑपरेशन है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। द नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फर्म। अभी पार्टनरशिप बेसिकली क्या है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन, जैसे मान लो ए एंड बी, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों ने मिलकर सोचा कि हम यहाँ पे क्या है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, ये बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होगा एंड ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करके ये चाहते हैं कि हम प्रॉफिट अर्न करें, ये चाहते हैं कि हम प्रॉफिट अर्न करें, कोई भी लॉस होगा या जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है ये दोनों मिलके ही करेंगे, लॉस दोनों मिलकर ही बेयर करेंगे, ठीक है। पर्सनल लाइबिलिटी भी बनेगी दोनों की, दोनों एजेंट की तरह भी काम है, दोनों मालिक भी हैं, दोनों नौकर भी हैं, ठीक है, एजेंट की तरह भी काम करेंगे एक दूसरे के लिए एंड ऑनर भी हैं ये पार्टनरशिप जो फर्म है उसके, ठीक है। तो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन एग्री होते हैं कि हम शेयर्स जो हैं प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे, जो भी अराइज होगा ऑफ ए बिजनेस, जो भी इन्होंने कैरी करा है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो बेसिकली कहलाता है हमारा पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो डेफिनेशन में बेसिकली क्या लिखा है, पार्टनरशिप एज ए रिलेशनशिप सबसिस्टिंग बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। पार्टनरशिप की केस में अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर गुजरात या महाराष्ट्र स्टेट है तो वो केस में जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना ही पड़ेगा, ठीक। अभी रूल्स ऑफ ऑपरेशन क्या है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाया जाएगा जब भी बैंक अकाउंट ओपन करवाया जाएगा, ठीक है। जितने भी पार्टनर्स हैं वो साइन करेंगे फर्म के बिहाफ के ऊपर एंड नॉट एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, एज ए पार्टनर साइन करेंगे, ठीक। जो भी चेक हैं यहाँ पे अगर फर्म को पे हुए हैं तो यहाँ पे जो पर्सन है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, है ना, उनके अकाउंट के ऊपर ये क्रेडिट नहीं होंगे, फर्म के नेम के ऊपर ही ये जो चेक हैं ये क्रेडिट होंगे। अगर मान लो यहाँ पे स्टॉपेज ऑफ ऑपरेशन हो, है ना, यहाँ पे मान लो कोई डिस्प्यूट राइज हो गया पार्टनर्स के बीच में एंड यहाँ पे पार्टनर ने नोटिस दे दिया इन रिलेशन टू स्टॉपेज ऑफ ऑपरेशन, तो सारे ऑपरेशन स्टॉप कर दिए जाएंगे जब तक वो जो मैटर है वो रिजॉल्व ना हो, ठीक है, जब तक वो जो मैटर है वो रिजॉल्व ना हो। देन द अकाउंट वुड बी ऑपरेटिव ओनली बाय ऑल पार्टनर्स जॉइंटली, ठीक है। पार्टनर और म्यूचुअल एजेंट एक दूसरे के लिए एज ए एजेंट काम करते हैं एंड बाइंड द फर्म फॉर देयर एक्ट, जो भी वो एक्ट करेंगे एप्लीकेबल होगा फर्म के लिए, ठीक है। इट अप्लाई टू स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर ऑल्सो। स्लीपिंग पार्टनर कौन से होते हैं, जिन्होंने सिर्फ पैसा लगाया, जिन्होंने सिर्फ पैसा लगाया, उनका कोई डिसीजन मेकिंग मैनेजरियल एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ पैसा लगाया, जब वो प्रॉफिट होगा अपना प्रॉफिट लेंगे, वो होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, ठीक है। When there is addition to partnership, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पर्सन को आप पहले मान लो दो पर्सन थे जो पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, ठीक है, अभी मान लो किसी तीसरे पार्टनर को उन्होंने इंक्लूड करना है तो कर सकते हैं अगर यहाँ पे वो जो अकाउंट है वो क्रेडिट में है,
ठीक है। अगर वो जो अकाउंट है वो क्रेडिट में है तो ऐसा करा जा सकता है, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस खड़ा है तो पहले अकाउंट को फ्रीज करवाना पड़ेगा, न्यू अकाउंट है जो वो ओपन करवाना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे एक नया पार्टनर ऐड कर रहे हो तो, ठीक है। एंड डेबिट बैलेंस है तो, अगर क्रेडिट है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली ऐड करोगे, जैसे ऑपरेशन चल रहे हैं वैसे चलेंगे। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो वो केस में वो अकाउंट को पहले फ्रीज करवाना पड़ेगा एंड नया अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सो दैट कि क्लेटन का जो रूल है इसे अवॉइड करा जा सके। क्लेटन का रूल बेसिकली क्या कहता है? क्लेटन का रूल बात करता है कि भाई यहाँ पे अगर मान लो कि लेट से कि पर्सन का डेबिट में अमाउंट खड़ा है 1000, ठीक है, फिर से डेबिट में अमाउंट खड़ा है 2000, फिर कुछ क्रेडिट हुआ, ठीक है, कोई अमाउंट आई, लेट से 2000 की क्रेडिट में कोई अमाउंट आई, तो क्लेटन का रूल कहता है कि भाई अगर यहाँ पे जो भी क्रेडिट हुआ ना पहले, उसे हम यूज़ करेंगे फर्स्ट डेबिट के लिए, उसे हम यूज़ करेंगे फर्स्ट डेबिट के लिए। क्लेटन का रूल ये कहता है। तो अगर आप यहाँ पे न्यू पार्टनर लेके आओगे, ठीक है, डेबिट में बैलेंस ऑलरेडी खड़ा है, तो वो कैश जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा ना। अगर नया पार्टनर आया है अपना कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा, तो वो कैपिटल का यूज़ करा जाएगा ओल्ड यहाँ पे जो डेट है ना, ओल्ड यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस है उसे यूज़ करने के लिए। दैट्स वाई क्लेटन रूल को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जो फ्रेश अकाउंट है वो ओपन करा जाएगा अगर डेबिट बैलेंस है। क्लेटन रूल है क्या? जहाँ पे ये कहा जाता है कि जो डेबिट बैलेंस है वो पहले डिस्चार्ज करा जाएगा, जो पहला डेबिट बैलेंस खड़ा है वो पहले डिस्चार्ज करा जाएगा टूवर्ड्स दी फर्स्ट क्रेडिट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डेथ ऑफ पार्टनर अगर हो जाए तो वो केस में पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक। यहाँ पे जो पार्टनर है, पार्टनर के पास ये सारी पावर्स नहीं है। कौन कौन सी? ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, फर्म के बिहाफ के ऊपर अकाउंट था, अपने नेम के ऊपर ओपन करवा लिया, ऐसा नहीं कर सकते। विड्रॉ अ लीगल सूट फाइल्ड बाय द फर्म, फर्म के बिहाफ के ऊपर कोई लीगल सूट फाइल हुआ है उसे वो विड्रॉ नहीं करवा सकते। एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीड अगेंस्ट द फर्म, फर्म के अगेंस्ट यहाँ पे अगर कोई लाइबिलिटी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लाइबिलिटी जो है फर्म के अगेंस्ट उसे यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनर्स जो हैं वो लाइबिलिटी एडमिट नहीं करेंगे। अक्वायर और ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ के ऊपर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ना तो ली जाएगी ना ट्रांसफर करी जाएगी, ठीक है। तो ये जो है रूल्स ऑफ ऑपरेशन है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट इज एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप समझ में आ गया ना। पार्टनरशिप के केस में क्या था? लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। अनलिमिटेड का मतलब कि उनके पर्सनल एसेट्स जो हैं उनका भी यूज़ करा जाएगा, ठीक है, अगर कोई डेट पे ऑफ करना है उसके लिए। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में यहाँ पे वर्ड ही लग गया, लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, ठीक है, अप टू द शेयर जो भी उनका पार्टनरशिप में है, अप टू दैट एक्सटेंट। पर्सनल लाइबिलिटी कोई भी नहीं है इनकी, वो कहलाता है एलएलपी, ठीक। तो एलएलपी जो है, ये एलएलपी एक्ट 2008 जब आया तब हमें जो एलएलपी का कंसेप्ट है ये देखने को मिला। अभी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बेसिकली है क्या? तो ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है, ठीक है, मीन्स अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर ऑफ ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और बिटवीन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर which determine the mutual right and duties of the partner and right and duties in relation to the limited liability partnership। तो इन सिंपल लैंग्वेज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बेसिकली क्या है? जहाँ पे पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी, ठीक है, जो भी उनके राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं इन रिलेशन टू एलएलपी, ठीक है, जो भी उनका शेयर है अप टू दैट एक्सटेंट ही उनका लाइबिलिटी बनेगा, ठीक। यहाँ पे एक वर्ड आता है स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप इसे बोलोगे स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या क्राइटेरिया है? अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा नहीं है एंड टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा नहीं है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा ना हो एंड कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा ना हो, तो इस तरीके की जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ये कहलाती है स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप,
ठीक है, ये क्राइटेरिया ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ एलएलपी। तो एलएलपी के केस में क्या क्या रूल्स हैं? सबसे पहला, यहाँ पे जब भी अकाउंट ओपन करवाया जाएगा एलएलपी के रिलेशन में, तो रेजोल्यूशन पास करा जाएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा। अभी डेजिग्नेटेड पार्टनर बेसिकली क्या हुए? पार्टनर तो समझ में आता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर बेसिकली क्या हुए? डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर हैं जिन्हें यहाँ पे अपॉइंट करा जाता है लीगल मैटर्स के लिए, ठीक है। जो पार्टनरशिप फर्म के लीगल मैटर्स हैं, इनके लिए जिनको अपॉइंट करा जाता है, डेजिग्नेट करी जाती है जिनको अथॉरिटी इन केस ऑफ लीगल मैटर, वो कहलाते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। इनके पास ये अथॉरिटी रहती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ये साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी अकाउंट ओपन करवाना है तो यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करा जाएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा, वो ज़रूरी है, ठीक है। एलएलपी क्या है? कॉर्पोरेट पर्सन है। कॉर्पोरेट पर्सन का बेसिकली मतलब क्या हुआ? लाइक अ कंपनी, है ना। कोई भी पर्सन आए जाए, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ये इम्पैक्ट नहीं करेगी एलएलपी को, ठीक। इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन रेजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज। जो भी यहाँ पे ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज हैं, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एलएलपी के, उनको साइन करते हैं, उनका यहाँ पे जो अप्रूवल है ना, विद द हेल्प ऑफ रेजोल्यूशन, ये भी लिया जाएगा। द पार्टनर विल नॉट बी पर्सनली लाइबल। तो ये तो एलएलपी का मेन की पॉइंट है कि उनका पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनेगा। पर्सनल लाइबिलिटी बेसिकली क्या हुआ? जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, इन्होंने जो है पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा एंड पार्टनरशिप बिजनेस में हुआ लॉस, है ना, जिसकी वजह से इनको 5 लाख रुपया जो है ये पे करना है, ठीक। पर्सन ए का ना अपना मान लो घर है, ठीक है, अपना इनका मान लो कोई लग्जरियस एसेट जो है ना, वो है, तो इसका भी यूज़ करा जाएगा ये पेमेंट के लिए, ठीक है। ये होगी पर्सनल लाइबिलिटी। लेकिन एलएलपी के केस में ऐसा पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। जितना भी इनका शेयर है पार्टनरशिप फर्म में, सिर्फ उसी के उतनी ही इनकी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एलएलपी। द नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। मैंने आपको बता दिया कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बेसिकली क्या है? इज अ पार्टनर स्पेसिफिकली चूजन टू रिप्रेजेंट द पार्टनरशिप इन ए लीगल मैटर and has authority to sign a legal document on behalf of the partnership, ठीक है। तो this is about designated partner. So next is limited companies. तो limited company बेसिकली क्या है? एक लीगल एंटिटी है ना, कॉर्पोरेट पर्सन है, एंड कंपनी जो है ये भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है, बैंक के पास। सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उनका यहाँ पे जो टाइप है वो डिस्कस करते हैं, ठीक। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो कैटेगरी है लिमिटेड कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो 3 कैटेगरी की होती हैं। सबसे पहला पब्लिक लिमिटेड, दूसरा प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा 1% कंपनी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड। तो एक टेबल की हेल्प के साथ दोनों में जो डिस्टिंग्विश है वो देखते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको वर्ड देखने को मिलेगा सबसे पहले लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। प्राइवेट की अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है ABC, ठीक है, ABC के साथ लिखा है यहाँ पे लिमिटेड, ठीक है, तो ये हुई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ABC के साथ यहाँ पे वर्ड लिखा है लिमिटेड, तो ये हुई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन अगर ABC के साथ यहाँ पे वर्ड लिखा है प्राइवेट लिमिटेड, तो ये हुई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो वर्ड की हेल्प के साथ हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्या ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 7, कि कम से कम अगर आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करनी है, कम से कम 7 मेंबर तो होने चाहिए। प्राइवेट के केस में 2। मैक्सिमम नंबर की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक के केस में कोई मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि भाई इतने ही होंगे, अनलिमिटेड है। प्राइवेट के केस में कितने हैं? 200, ठीक है। डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, कंपनी जो है, जैसे मान लो किसी बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने शेयर्स जो है कंपनी के परचेज करे होते हैं, तो वो क्या है, अपने बिहाफ के ऊपर डायरेक्टर्स जो हैं वो अपॉइंट करते हैं, जो ऑपरेशन जो है कंपनी के उन्हें परफॉर्म करते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है कंपनी के रिलेशन में लेते हैं। तो जो वो डायरेक्टर हैं
मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे? पब्लिक कंपनी के केस में 3, प्राइवेट कंपनी के केस में 2। कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक के केस में 5 लाख एंड प्राइवेट के केस में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है? 1 लाख। ये अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करनी है तो मिनिमम इतना कैपिटल तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या पब्लिक को इनवाइट कर सकती है शेयर्स इशू करके? डेफिनेटली कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, ठीक है, एंड प्राइवेट कंपनी जो है ये प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। क्वारम एट एजीएम, एजीएम स्टैंड फॉर एनुअल जर्नल मीटिंग। तो जब भी एनुअल जर्नल मीटिंग रहेगी तो वो केस में कितना क्वारम होना चाहिए? क्वारम का मतलब कि कम से कम इतने मेंबर तो प्रेजेंट होने चाहिए वो मीटिंग में। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 5 मेंबर तो होने ही चाहिए, एंड अगर प्राइवेट है तो 2 मेंबर होने चाहिए एजीएम मीटिंग के दौरान, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये मैंडेटरी है? इन केस ऑफ पब्लिक तो यस इट इज़ मैंडेटरी, लेकिन प्राइवेट के केस में इट इज़ नॉट मैंडेटरी। टर्म्स यूज एट द एंड ऑफ द नेम, तो ये वर्ड लिमिटेड यूज़ करेंगी एंड ये प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है ये यूज़ करेंगी। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की बात करूँ, आपने मैनेजर्स अपॉइंट करें, उन्हें रेम्यूनरेशन जो है वो प्रोवाइड करोगे, तो कितनी कर सकते हो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा आप रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। नेट प्रॉफिट क्या है? जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उन्हें डिलीट करके, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनडायरेक्ट हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट करके आपका टैक्स जो बनता है ये सब पे करके जो प्रॉफिट्स यहाँ पे बचे वो बेसिकली है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का 11%, इससे ज़्यादा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं दे सकती प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड के केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टैट्यूटरी मीटिंग की अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक के केस में मैंडेटरी है, लेकिन प्राइवेट के केस में इट्स नॉट मैंडेटरी। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिस्कस करा था कि भाई मैक्सिमम मेंबर कितने हैं? 200, है ना। तो नंबर ऑफ मेंबर के रिलेशन में क्वेश्चन जो है ये पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमने यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिस्कस करा, एक हमने डिस्कस करा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो मिनिमम नंबर की अगर मैं बात करूं, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक। मिनिमम नंबर पब्लिक के केस में कितने हैं? 7, प्राइवेट के केस में कितने हैं? 2। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो इन्फिनिटी, कितना भी नंबर हो सकता है पब्लिक के केस में, लेकिन प्राइवेट के केस में कितना था? 200। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई बैंक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई बैंक है, बैंक भी तो प्राइवेट हो सकते हैं ना, है ना। तो अगर यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई बैंक है तो वो केस में मैक्सिमम नंबर कितना होगा? यहाँ पे 20। वो केस में मैक्सिमम नंबर कितना होगा? यहाँ पे 20। गेटिंग माई पॉइंट? सो फॉर बैंकिंग इन प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम नंबर अलाउड इज 20 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, ठीक। तो ये नंबर के रिलेशन में जरूर ध्यान में रखिएगा। द नेक्स्ट इज 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी इज बेसिकली व्हाट, जहाँ पे एक ही पर्सन होगा एज ए मेंबर, एंड जो सेकंड होगा वो बेसिकली क्या होगा? नॉमिनी की तरह एक्ट करेगा ना। नॉमिनी जो है आपने जो भी बनाया होगा वो होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, 1 पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन होगा एज ए मेंबर एंड अनदर पर्सन नेम्ड एज नॉमिनी, दैट इज बेसिकली नोन एज 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। रूल्स ऑफ ऑपरेशन क्या हैं अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है कंपनी के रिलेशन में? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर कभी भी कैश विड्रॉल होगा, है ना, कंपनी के अकाउंट में से कभी भी कैश विड्रॉल होगा तो यहाँ पे प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ होगा। कंपनी की अथॉरिटी जो है ये लेनी पड़ेगी, परमिट करेंगे, फिर यहाँ पे कैश विड्रॉल होगा, ठीक है। फ्रॉड्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन की जो अथॉरिटी है ना, वो ली जाएगी। अगर यहाँ पे जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है अगर उसकी डेथ हो जाए तो ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट होगी क्योंकि उन्होंने साइन करा हुआ है, ठीक है। उनके नेम के ऊपर यहाँ पे जो पेमेंट है वो होगी ही होगी। सो नेक्स्ट इज अ लिमिटेड कंपनी इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। इनके पास इम्प्लाइड पावर है, ये बोरो कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉन ट्रेडिंग कंपनी है तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्हें MOA या AOA में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है।
चेक पेएबल टू द कंपनी शुड नेवर बी डिपॉजिटेड इन पर्सनल अकाउंट। डेफिनेटली कंपनी के नेम के ऊपर अकाउंट चेक जो है वो इशू हुए हैं तो कंपनी के अकाउंट में जाएंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट एंड हैविंग शेयर कैपिटल शैल नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी बोरोइंग पावर अनलेस अ डेक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय डायरेक्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज ऑफ द डेट। तो यहाँ पे अगर कंपनी जो है स्टार्ट करेगी हैं, ऑपरेशन जो है कंपनी के स्टार्ट करेंगे आफ्टर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो ये केस में 180 डेज का जो नोटिस है 180 डेज जो है विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज यहाँ पे जो डेक्लरेशन है ये फाइल करी जाएगी डायरेक्टर के द्वारा। उसके बाद ही यहाँ पे जो ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन है इन रिलेशन टू कंपनी। ठीक है, इन रिलेशन टू कंपनी। द नेक्स्ट इज क्लब्स एंड एसोसिएशन रजिस्टर्ड बॉडीज। तो ये जो है यहाँ से जो टॉपिक है ये हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। क्लब्स, एसोसिएशन, ट्रस्ट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर एंड MCQs हैं कुछ, तो ये हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आज हमने जितना भी चैप्टर डिस्कस करा है ये आपको क्लियर हुआ हो कि कौन कौन जितने भी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर जो है कवर करे जो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बैंक के पास। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई सजेशन रहती है सेशन के रिलेशन में, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बीइंग बैंकर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।